प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवन से। इसके पहले अपन ने कक्षा 12वीं की चैप्टर 1 स्थिर विद्युत में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखा था। आज हम निरक्षीय स्थिति, जिसे अपन अनुप्रस्थ स्थिति भी कह देते हैं, विद्युत दुर्धव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला क्वेश्चन की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक देखे थे वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहला वाला व्यंजक नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि वास्तव में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या था। चलिए अपन शुरुआत करते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आता है यहाँ पर फिर से आया वैद्युत द्विध्रुव। अपन ने देखा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, अपन दो आवेश यहाँ पर ले लें, एक प्लस क्यू आवेश और एक क्या हो गया माइनस क्यू आवेश। ये दोनों बराबर हैं किंतु कैसे हैं, विजातीय हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 2l। अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार से जो बना निकाय होता है या सिस्टम होता है उसी को अपन क्या कह देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। अब है हम निरक्षीय स्थिति। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2l है। ये हो गया मान लो इसका मध्य बिंदु। यदि ये मध्य बिंदु होगा तो ये टोटल दूरी कितनी है 2l, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी l, अर्थात ये दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की l और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी l जाएगी। अब ये मध्य बिंदु हो गया और इस मध्य बिंदु पर अपन एक लंब खींचते हैं, यानी नप्यंश का एक कोण बना दें और वह बिंदु यदि जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसी बिंदु पर यानी इस वाली रेखा पर हो तो उसे अपन निरक्षीय स्थिति कह देते हैं। तो चलिए अपन परिभाषा कैसे बनाएं। वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के कहां पर लंब है, कहां पर अर्धक पर लंब है यानी नब्बेंश का कोण बना रहा है, लेकिन कहां पर उसके आधे पर यानी मध्य बिंदु पर, तो उसे बोल देते हैं लंबार्धक। लंबार्धक पर स्थित होता है तो उस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यानी पूरी परिभाषा क्या होगी निरक्षीय स्थिति की, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। चलिए इसमें और आगे चित्र को बढ़ाते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इसकी क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको अपन और ज्यादा ऐसे बढ़ा देते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यहाँ पर अर्थात E। ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E1, ये वाला क्या हो जाएगा E2, ये हो जाएगा यहाँ पर E2। ये मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी t। ये वाला कोण यदि थीटा है, ये वाला भी कोण कितना होगा थीटा, टोटल कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा। ये वाला भी कोण कितना मानेंगे थीटा, ये वाला भी कोण कितना होगा थीटा। क्योंकि ये बहिष कोण है तो बहिष कोण जो होता है दूरस्थ अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे क्या इसमें। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2l, जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बन जाएगा सभी से, एक बार फिर से देखते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसमें निरक्षीय स्थिति में, जैसे अपन देखिए निरक्षीय स्थिति का मतलब लंबार्धक पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात ये ज्ञात करना है कि यह जो है प्लस क्यू आवेश के कारण कितने लगने वाले बल का अनुभव कर रहा है और माइनस क्यू आवेश के कारण कितने लगने वाले बल का अनुभव कर रहा है और परिणामी बल कितना होगा, ये अपन क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के परावर्तकांक है, Q अपान यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का वर्ग अर्थात क्या हो जाएगा? BP का वर्ग, BP का वर्ग। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान BP का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी ज्ञात करना है। हम देखते हैं ये क्या है? लंब, ये क्या है? आधार। क्योंकि ये 90 अंश है तो ये क्या कहला जाएगा? कर्ण। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात BP स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कितना? आधार पर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा? पहला। इसी प्रकार अभी अपन प्लस P आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, इसी प्रकार किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? माइनस Q। तो यहाँ लिखते हैं इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E2 बराबर यानी माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का वर्ग, Q अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी का वर्ग कितना हो जाएगा? AP का स्क्वायर। फिर से अपन देखते हैं ये लंब था यानी 90 अंश का कोण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण अर्थात कर्ण का वर्ग हमको ज्ञात करना है। कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग क्या होता है? बराबर होता है। यानी फिर से कितना आ जाएगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP का स्क्वायर का मान रखना है अर्थात क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस कितना? L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस कितना? L स्क्वायर। समझ में आया AP का स्क्वायर कैसे है? कर्ण ये है 90 अंश के सामने की वजह ये कर्ण, कर्ण का वर्ग जो है पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग धन कितना? आधार के वर्ग के योग क्या होगा? बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। अब हम ज्ञात करेंगे क्योंकि हम देखते हैं क्या कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान कितना? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों बराबर है तो हम यहाँ लिखते हैं कि चूंकि E1 बराबर किसके है? E2 के। E1 बराबर किसके है? E2 के। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर देखिए इसका सूत्र होता है 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। चलिए अपन इसके आगे देखते हैं। E बराबर कितना हो जाएगा? 2E1 का मान अपन ने ज्ञात कर लिया कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मान रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए कहीं पर भी अपन जानते हैं कि ये यदि 90 अंश का कोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण, ये न्यून कोण है तो इसके सामने की भुजा लंब और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा? आधार कितना है यहाँ पर? L और कर्ण कितना हो जाएगा? यहाँ पर यदि अपन कहें तो कर्ण कितना हो जाएगा? देखिए कर्ण का मान हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कितना? आधार का वर्ग। यदि अपन इसमें देखें AP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? R का वर्ग धन कितना हो जाएगा? L का वर्ग। यदि कर्ण का बस मान ज्ञात करें तो AP बराबर कितना हो जाएगा? √R स्क्वायर प्लस कितना? L स्क्वायर। अर्थात इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस कितना? L स्क्वायर।
चलिए मान रखते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा L अपान कर्ण की जगह कितना रखेंगे आर स्क्वायर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर। ठीक है, E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ 2ql अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी घात कुछ नहीं यानी कितनी है 1, इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट घटाते हैं यानी कितना हो जाएगा 1/2। और हम करते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात 1, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात 1/2 है। हम जानते हैं आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, अर्थात क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात 1 धन 1/2, 1 धन 1/2 कितना 2। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 धन 1/2 अर्थात कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। फिर से हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात कैपिटल P क्या है परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश अर्थात Q तथा उसकी प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव क्या बोलते हैं आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम कैपिटल P के द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात Q × 2l, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q × 2l, दोनों की जगह कितना लिख सकते हैं कैपिटल P अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात कितनी हो जाएगी 3/2। अब यदि हम देखें तो फिर से वही कि चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत ही कम होती है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम होती है, तो यदि द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत कम हो, यहाँ लिख सकते हैं यदि द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत कम हो, अत्यंत कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा R जो है बड़ा है किससे L से, R की तुलना में L की हम उपेक्षा कर सकते हैं, तो E बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर प्लस L की जगह 0 पूरे की घात कितनी हो जाएगी 3/2। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर पूरी की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर की पावर 3, इतने न्यूटन प्रति क्या कूलम। तो यह आ जाएगी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या वैल्यू। हमने क्या देखा था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी वो कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान आर की पावर 3, और निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो कितनी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान आर की पावर 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है, या यदि ऐसा बोलें कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है आधी होती है। तो अक्षीय स्थिति यदि निरक्षीय स्थिति में के लिए व्यंजक आता है तो अपन इस प्रकार से पूरा व्यंजक हल करेंगे। यहाँ पर अपन ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में देखा, निरक्षीय स्थिति के बारे में देखा, इसका चित्र और ये व्यंजक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। तो यदि सभी बच्चों को ये व्यंजक समझ में आ गया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुंच सके और आसानी से पढ़ सकें। धन्यवाद।